ये रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं, इतनी सारी बातें जो आपको बता दिया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, और आज जो है दिनांक 6 अगस्त वर्ष 2021 है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं आपको समझाता हूँ धातु अधातु गुणधर्म है क्या। धातु अधातु गुणधर्म जरा समझ लेते हैं। धातु अधातु गुणधर्म जरा समझते हैं बेटा। धातु गुणधर्म किसे कहते हैं? देखो आप लोग जानते हो बेटा कि, माइक बंद करिए प्लीज। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने प्लस होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये पता है कि नहीं आपको? हाँ, तो इसलिए किसी भी परमाणु में जो कुल आवेश होता है वो जीरो होता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। परमाणु में कुल आवेश कितना होता है? जीरो। अब मुझे बताओ कि अगर कोई परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो उसके ऊपर क्या आवेश आएगा? उसके ऊपर परमाणु ने अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसके ऊपर आवेश क्या आएगा? कितना प्लस का आवेश आएगा? एक एक, क्योंकि ये तीन तो कट जाएंगे, लेकिन एक धन आवेश उसके ऊपर रह जाएगा। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो उसके उसके ऊपर दो धन आवेश आ जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने धन आवेश उसके ऊपर आ जाएंगे। बराबर। प्लस त्याग नहीं होता है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण या त्याग किया जा सकता है। प्लस तो प्लस जो होता है वो नाभिक में, ये केंद्रक में रहता है प्लस। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली कक्षाओं में, दूसरी कक्षाओं में, भिन्न भिन्न कक्षाओं में होते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉन को ही त्याग कर सकते हैं। ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ही त्याग कर सकते हैं या ग्रहण भी कर सकते हैं। प्रोटॉन को त्याग या ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो देखो, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता जाता है। इसी को बोलते हैं धात्विक गुणधर्म बेटा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आवेश बनाते हैं, वही ऐसे परमाणु ही धातु धातु होते हैं। ऐसे परमाणु क्या होते हैं? धातु होते हैं। अच्छा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आवेश बना देते हैं, ऐसे और तत्वों को ही, तत्वों के परमाणुओं को धातु कहते हैं। और इस गुणधर्म को धात्विक गुणधर्म कहा जाता है। ऐसे ही देखो, मान लो कि देखो कोई परमाणु है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना शुरू किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसको, प्लस वाले को प्रोटॉन बोलते हैं, माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये प्लस प्लस वाला प्रोटॉन नाभिक में होता है, केंद्रक में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में होते हैं। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उसमें होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग या ग्रहण किया जा सकता है, प्रोटॉन को नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा? एक यस, एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो दो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। हाँ, बराबर। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो जो है अधातु कहलाते हैं। समझे? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश बनाते हैं वो धातु होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के तत्व धातु होते हैं, किसको धातु गुणधर्म कब आसान होता है। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उसको धातु कहते हैं। देखो, कोई भी परमाणु जितना बड़ा होगा, ये नाभिक है, मान लो बड़ा परमाणु है। बड़ा परमाणु होता है तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, तो इसका आकर्षण बल कम होता है नाभिक की तरफ।
तो इसको त्याग करना आसान होगा कि कठिन होगा? आसान होगा, क्योंकि यहाँ से दूर है, नाभिक से दूर है, इसको आसान होगा। तो फिर यह धात्विक गुणधर्म हो, ये धातु होगा कि अधातु? धातु होगा। हाँ, माइक बंद करो बेटा। हाँ, तो जब बोलना हो तब ऑन करो, उसके बाद फिर बंद कर दो बोल के। बंद कर दिया करो बेटा, सिर्फ बोल करके फिर तुरंत बंद कर दिया करो। अच्छा, कोई परमाणु अगर छोटा है, मान लो ये नाभिक है, ये छोटा है, अब इसका बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा कि कम होगा नाभिक से? ज्यादा होगा। तो इसको छोड़ना कठिन होगा कि आसान होगा? इसको छोड़ना कठिन कठिन होगा। तो ये धातु होगा कि अधातु होगा? हाँ, ये अधातु होगा, इसका आधात्विक गुणधर्म इसमें होगा, धात्विक गुणधर्म नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है कि कम होता है नीचे आते समय? बढ़ता है। जैसे एक कवच, फिर दो कवच, फिर नीचे आया तीन कवच, बढ़ता जाता है। तो मुझे ये बताओ कि केंद्रक पर आधारित होता है, मतलब नहीं समझा। यहाँ कवच पे निर्भर है बेटा, कवच बढ़ती जा रही है ना, इधर एक कवच है, दूसरा कवच है, कवच बढ़ता जा रहा है। और लेकिन बाहर दो चीजों पर निर्भर होता है बेटा आकार, एक तो कवच कितने हैं, दूसरा बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कवच ज्यादा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर उतने ही है, देखो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो क्या आकर्षण बल कुछ बढ़ेगा कि आकर्षण बल में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, आकर्षण कम होता जाएगा। देखो कि बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कवच बढ़ता जा रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से आकार बढ़ता जाता है। तो मुझे बताओ कि जो धात्विक गुणधर्म है वो कम होगा कि बढ़ेगा? धात्विक गुणधर्म बढ़ता जाएगा कि ये और अच्छा धातु, इसके नीचे गए तो ये और अच्छा धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान होता जा रहा है। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान होता जाएगा, और इसलिए उसका धात्विक गुणधर्म बढ़ता चला जाएगा। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। फिर मैंने आपको बताया था, बाएं से दाएं जाते हैं जब, मान लो तीसरा आवर्त है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो तीन कवच होंगे, एक दो तीन। वापस से एक दो तीन, फिर से एक दो तीन। यहाँ पे परमाणु का आकार बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों बराबर रहेगा? तीनों में कवच तीन है इसलिए बोल रहे हो आप? बेटा, इसमें एक बात याद रखो, भले कवच समान है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है बाहर, इधर एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको उस दिन बताया था बेटा कि जब बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, बाहर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो उसका जो नाभिक की तरफ आकर्षण भी बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेगा। जैसे एक इलेक्ट है ना, तो फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये छोटा होता चला जाएगा परमाणु। तो आपको सिर्फ कवच ही नहीं देखना, ये भी देखना है कि बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है। बाहर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु उतना छोटा होता जाएगा। अभी इन दोनों में भले तीन कवच ही है, लेकिन इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए छोटा हो जाएगा, और ये इसमें इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने सर पे बोझा, आपके सर पे बोझा बढ़ता जाएगा तो आप कैसे दबते सिकुड़ते जाते हैं। हाँ, छोटे होते जाएंगे।
तो इसलिए मेरे को बताओ, आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय बाहरी इलेक्ट्रॉन का बाहरी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होगा कि ज्यादा होता जाएगा? आकर्षण ज्यादा होता जाए, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान होता जा रहा है कि कठिन होता जा रहा है? आसानी से त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा आकर्षण बल बढ़ रहा है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी तरफ, तो त्याग करना आसान होगा कि कठिन होगा? कठिन कठिन होगा। तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा कि घटेगा? धात्विक गुणधर्म कम होता जा रहा है। तो कौन सा गुणधर्म बढ़ रहा है यहाँ पे? अधातु अध अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जा रहा है। समझे? इसीलिए आवर्त सारणी में बाईं तरफ सारे धातु हैं और दाईं तरफ अधातु हैं, क्योंकि बाईं तरफ बड़े परमाणु होते हैं और दाईं तरफ छोटे परमाणु होते हैं। तो ये आप लोग ये चैप्टर ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये इसमें सब यही सारी चीजें हैं। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक है हेलोजन वंश की श्रेणीबद्धता। लास्ट हेलोजन, हेलोजन कौन सा? समूह 17 के सदस्य को हेलोजन बोलते हैं। इसके अणु सूत्र कैसे होते हैं? X2 होते हैं। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो भौतिक अवस्था में श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, फर्स्ट क्लास, ब्रूसली, इंडिया में अटका बताया था ना मैंने, वही हेलोजन है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं अवस्था में श्रेणीबद्धता पाई जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैस अवस्था में है। ब्रोमीन जो है वो द्रव है। फिर ये आयोडीन जो लास्ट में है वो ठोस है। तो अवस्था में श्रेणीबद्धता है, पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। तो ये हेलोजन वंश की श्रेणीबद्धता इसको बोलते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये रिक्त स्थान जोड़े मिलाओ आप लोग खुद से कर सकते हो ना। बाकी चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है, तो नीचे उत्तर लिखना है। परमाणु क्रमांक क्या होगा? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 8 10, 2 12, तो परमाणु क्रमांक हो गया 12। परमाणु क्रमांक 12 कैसे करने का? सब इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो, तो वही। फिर ये कौन सा समूह है, कैसे पता चला? यस, लास्ट में 2 है इसलिए दूसरा समूह। लास्ट में 3 होता तो, लास्ट में 4 रहेगा तो, हाँ सॉरी 13 समूह, करेक्ट। 4 रहेगा तो, क्योंकि हाँ बराबर। तो लास्ट, माइक बंद करिए बेटा, माइक चालू है किसी का। तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन देख करके हम बता सकते हैं कि कौन से समूह में होगा। अच्छा, कौन से आवर्त में है ये, कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ, इसमें पहला कवच, दूसरा कवच, तीसरा कवच, कुल 3 कवच है, इसलिए तीसरे आवर्त में होगा। इस तत्व का रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में से किस तत्व के जैसा होगा? किसके जैसा होगा? देखो संयोजकता मैंने आपको सिखाया था। हाँ, नाइट्रोजन की संयोजकता 7 है, यहाँ दिया है पहले से ही। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या आएगा? जल्दी बोलो। 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 2,5। हाँ, तो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में 2 दिया है, तो क्या एक जैसे हो गए क्या? नो। बेरिलियम 4 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 2, इसमें भी लास्ट में 2 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 2 है, तो ये बेरिलियम जैसा होगा ना। आर्गन का 18 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 288, 288, 8, 8, 16, 2, 18। लास्ट में इसमें 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में 2 है, तो ये इसके जैसा, आर्गन के जैसा भी नहीं हो सकता है। ऐसे क्लोरीन में
287, इसमें लास्ट में 7 है जबकि इसमें लास्ट में 2 दिया है, तो क्लोरीन के जैसा भी नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक ही आंसर आएगा, बेरिलियम। क्यों? क्योंकि इसमें भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और हमको जो तत्व दिया उसमें भी लास्ट में 2 आ रहा है। जिसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसके गुणधर्म भी समान होते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखना है और नीचे जो प्रश्न पूछा है वो लिखना है। तो इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण तो आप लोग लिख लोगे। ये 2,1, फिर 284, फिर ये 2 है तो 2 ही रहेगा, फिर ये 281 और ये 285। इसमें आपको बताना तृतीय आवर्त के तत्व कौन से हैं। हाँ, जिसमें 3 कवच रहेगा वो सब तृतीय आवर्त। जैसे 2,1, ये 2,1 है तो एक ही कवच, 2 कवच है तो दूसरा ये तीसरे आवर्त में नहीं आएगा। ये 284, 3 कवच है तो तृतीय आवर्त। इसमें ये है, ये तृतीय आवर्त, इसमें एक ही ये 28 हीलियम नहीं रहेगा, ये सोडियम, क्योंकि इसमें 3 कवच है, 281, ये 285, 3 कवच। तो ये सिलिकॉन, सोडियम और फास्फोरस, ये तीनों तृतीय आवर्त में आएगा। कैसे आएगा समझा ना? सिर्फ, हाँ, तो सिर्फ रट्टा मत मारो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। फिर इधर देखो, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिखना है। ये 1 है तो 1, 7 है तो 28, 25, यस। ये फिर ये 28, 28, 8, 8, 16, 17, हाँ 2882, और ये 28, 286, यस 286, ये 22, और ये 18 है, 18 है तो 288, हाँ। अब इसमें बताना है कि समूह 2 का तत्व कौन सा है। तो जिसमें बाहर 2 रहेगा वही समूह 2 है। बेरिलियम का 2, हाँ, यस, बेरिलियम का 2 आया था, लास्ट में 2 था, इसलिए समूह 2 का था तो बेरिलियम। फिर ये देख लेते हैं, इसमें से सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला तत्व। देखो 3 चीज समझ लो, विद्युत ऋण, 3 शब्द हैं, विद्युत ऋण, विद्युत ऋण, फिर दूसरा अधातु, और तीसरा सबसे छोटा परमाणु। ये तीनों समझ जाओ, तीनों का अर्थ एक ही होता है। जो सबसे छोटा रहेगा वही विद्युत ऋण भी रहेगा, वही अधातु भी रहेगा। जो परमाणु सबसे छोटा रहेगा वही तत्व, वही परमाणु अधातु भी रहेगा और वही विद्युत ऋण भी रहेगा। अब सबसे छोटा कैसे पहचानते हैं? या तो उसकी कवच की संख्या देखो, या तो बाहर का, जैसे बाहर का इलेक्ट्रॉन देखो। जैसे अगर मैं आपको लिखूं कि 1, 2 और फिर यहां लिख रहा हूं 1, 8, 6, मुझे बताओ कि इसमें कौन सा छोटा रहेगा, कौन सा बड़ा रहेगा? ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही कवच है, इसमें 3 कवच है। हाँ, अच्छा मैं एक और लिख दे रहा हूँ, 1, 8, 8। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? हाँ, 186 बड़ा रहेगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो छोटा हो जाता है। तो यहाँ बाहर का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए छोटा हो जाएगा, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए बड़ा रहेगा। तो यहाँ कवच भले सेम है, कवच सेम है लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए ये बड़ा रहेगा। तो दो चीज, इसमें 2 ही कवच है ना बेटा। पहले कवच देखो, पहले कवच देखो, जिसका कवच ज्यादा रहेगा वो बड़ा, जिसमें जिसमें कवच कम वो छोटा, और जो छोटा रहता है वही विद्युत ऋण भी रहता है। तो पहले कवच देख लो, कवच अगर सेम है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन देखने का, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन वो बड़ा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो छोटा, और जो छोटा रहेगा वो विद्युत ऋण।
तो अब हमको कौन सा ये देखना है, सब विद्युत क्या पूछा है, सबसे अधिक विद्युत ऋण वाला कौन है। तो आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो N7 है, N क्या था 7, तो मतलब 2 5 हो गया, 2,5। फिर C6 है, तो मतलब 2,4। और फिर O8 है, तो ये 2,6। फिर B5 है, तो ये 2,3। अल्मोनियम 13 है, तो ये 2, 8 और 3। अब हमको पूछा, मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण लिख दिया है। अब मुझे पूछा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋण, सर्वाधिक विद्युत ऋण। तो इसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है, कौन सबसे छोटा रहेगा। देखो ये सब में, ये इसमें 3 कवच है, मतलब ये सबसे बड़ा रहने वाला है, तो इसको छोड़ दो। अब इसमें से देखना है कि सबसे छोटा कौन सा इसमें। 2,6 है इसमें। कौन ये, देखो इसमें बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो छोटा रहता है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋण यहाँ ऑक्सीजन, ये जो O8 है, ये सबसे छोटा रहने वाला है, यानी ये सबसे अधिक विद्युत ऋण रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा है। समझे कि नहीं। हाँ, तो ये सब सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला समझ में आ गया। ऐसे ही सर्वाधिक विद्युत धन मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा। तो आप लोग खुद खुद से कर लोगे ना। तो 2 तरीका है उसका, कवच देखना, ज्यादा कवच रहेगा तो बड़ा, या फिर कवच अगर सेम है। माइक बंद करो बेटा प्लीज। कवच अगर सेम है। ओ फोल, किसका माइक चालू है। बंद करो माइक। तो विद्युत धन पहचान लेना, जो सबसे बड़ा रहेगा। बड़ा मतलब या तो सब बाहर सबसे कम इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कवच ज्यादा हो। या तो कवच ज्यादा होना चाहिए, या फिर बाहर कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये दो में से एक भी अगर मिल गया, तो वो सबसे अधिक विद्युत धन रहेगा। ये खुद से कर लोगे। फिर सबसे बड़ा आकार वाला परमाणु, ये भी वही तरीका है, या तो सबसे ज्यादा कवच हो, या तो बाहर सबसे कम इलेक्ट्रॉन हो, वही सबसे बड़ा बड़ा आकार बड़ा परमाणु रहेगा। फिर सबसे कम परमाणु त्रिज्या, यानी सबसे छोटा परमाणु, वापस वही तरीका, या तो सबसे कम कवच हो, या तो फिर बाहर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो कम परमाणु त्रिज्या। फिर सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म, तो सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वही तरीका जो मैंने आपको बताया। सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म, आधात्विक गुणधर्म मतलब सबसे छोटा, फिर से वही तरीका। तो ये कर लोगे बाकी खुद से। कल आप लोग करके दिखाना मुझे। ठीक है। तो आपको दूसरा लेक्चर भी करना होगा ना, टाइम हो रहा है। तो ये वीडियो यहीं, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ये आपका होमवर्क है, ये स्वाध्याय आप लोग कम से कम यहाँ तक तो करके रखिए, और ज़्यादा आता है तो वो भी कर देना। फिर आगे की चर्चा मैं कल करता हूँ आपको। अभी अपना एक चैप्टर बचा हुआ है, 3rd चैप्टर बचा हुआ है। देखो यदि संभव हुआ तो मैं अलका टीचर का भी पीरियड ले लूंगा। वैसे वैसे कल तो एक पीरियड मिल रहा है, तीसरा चैप्टर पूरा करने के लिए हो सके तो अलका टीचर का भी ले लूंगा मैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। हाँ, ओके बेटा, बाय। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय।